कैसे हो आप सभी मेरे क्लास 10th वासियों। अर्ज किया है, जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए अपने सपनों को लेकर। ठीक है, इसीलिए स्वागत है आप सभी का 10वीं पास ऑफिशियल के इस चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बेसिक्स टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा था हमने। बेसिक्स इसमें जो बेसिक चीजें थी, फिजिकल केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है, उनकी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, और हमने जो है ये केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, और हमने मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी पढ़ी थी और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ठीक है, और नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। इसमें जो प्रोसीड होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप तुम सब अच्छे होंगे, क्योंकि होप ही कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मेरे क्यूटी पाइज क्लास 10th वासियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आज हम रफा दफा करेंगे, खत्म करेंगे, इनकी लंका लगाएंगे, इनकी फील्डिंग सेट करेंगे। ओके, देखो भाई, ये चेंज इन टेम्परेचर तो अभी हम करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट नहीं होते, हमारे रिएक्शन स्टार्ट होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। टोटल हमारे पास 5 रिएक्शंस है। सबसे पहला हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, combination reaction, a reactant in which two or more substance reactant combine together to give a single product are called combination reaction। क्या बोला है हमें समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। चल सुन भाई, इसमें क्या होता है भाई, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनको हम बेसिकली रिएक्टेंट बोलते हैं, कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइन। नाम में भी तो है ना, कॉम्बी, कंबाइन। ठीक है, तो वो कंबाइन होते हैं साथ में टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बोला है? टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ये इससे हटना भाई तू। टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट्स इट। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिलते हैं। जैसे सपोज करो ए और बी रिएक्टेंट मिल रहे हैं एंड देन हमको एक सिंगल प्रोडक्ट ए भी दे रहे हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको CuO ब्लैक कलर का मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड। ओके बच्चों, आई मीन मेरे भाइयों बहनों, बच्चों नहीं बोलता, जेंसी हो भाई तुम, खतरनाक हो बड़े। आगे बढ़ते हैं, इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एग्जांपल्स को ना याद कर लो तुम, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। देखो H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जब मिलती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जब मिलती है तो हमको मिलता है HCl, विच इज HCl। अब देखो इसका एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्या है इसका एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो देखते हैं। इसमें नजरें दौड़ाओ सारे अपनी, अरे नजरें दौड़ाओ, नजरें नजरें। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बेसिकली चूना बोलते हैं, घर में इसका यूज होता है, CaO। इसको भाई चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना। जब घर में वो होता है ना, वॉल्स पे पुट्टी, पता नहीं क्या होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ना उसको पानी में घोल के वॉल पे लगा देते हैं। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है? CaOH होल ट्वाइस। क्या मिल रहा है? CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ना देखो एक बात को ध्यान रखो, इनकी जो बेसिक नेमिंग है ना, हमको उसको भी ध्यान में रखना होगा। जैसे CaO को हम बोलते हैं लाइम या क्विक लाइम, CaOH होल ट्वाइस है ना, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख देता हूं मैं इधर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, गुड। चलो भाई आगे बढ़ो। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। क्या होता है? जब ये रिएक्शन होता है ना तो इसमें बहुत सारी हीट भी निकलती है। क्या निकलती है? हीट। तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पानी में जब हम चूना को घोलेंगे ना, आई मीन CaO क्विक लाइम को, तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ऐसा है। एक्सोथर्मिक पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक में हमारा बेसिकली क्या होता है? हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, एक्सरसाइज करते वक्त पैर लूंगा, रख दो। चलो भाई ऊपर देखते हैं, इनको अब अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में बताऊंगा। देखो ये आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। दो चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे ना दो रिएक्शन होते हैं। सबसे पहला एक्सोथर्मिक,
एक होता है एंडोथर्मिक। देखो एक्सो एंडो नाम पे जाएंगे हम। एक्सो 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 का मतलब होता है रिलीज होना किसी चीज का, एक्सो रिलीज होना, ठीक है। बाई स्पेलिंग पे मत जाना। एंडो मतलब किसी चीज का एब्जॉर्ब होना। और रिएक्शन में क्या होगा, हीट का ही तो काम होगा ना। तो यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब आई मीन रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। समझ आया आप सभी को? एंडो एक्सो, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, एक्सो मतलब हीट रिलीज होना, ठीक है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म है, उसको हम पढ़ते हैं। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बीच का बिच्छू, तात्या बिच्छू। नहीं नहीं, तात्या बिच्छू की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं किसकी, कैटलिस्ट की। क्या भाई, कैटलिस्ट की बात चल रही है। देखो ये कैटलिस्ट जो है ना, तुमने क्रिकेट खेला होगा कभी ना कभी, जरूर खेला होगा यार, गली क्रिकेट तो खेला होगा, सबने खेला है, मैंने भी खेला है। क्या होता है उसमें, मान के चलो सबकी बैटिंग चल रही है, सब अपना अच्छे से खेल रहे हैं। अब फिर बीच में ना आधे मैच हो गया, मतलब मैच आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया, एक बच्चा कह रहा है, बंदा आया वो कह रहा है मेरे को भी खिलाओ यार। तो हम उसको कहते हैं तू ना इस टीम में जा ना उस टीम में जा, तू दोनों तरफ से बैटिंग ले लियो, इधर से भी उधर से भी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बीच का बिच्छू। अब कैटलिस्ट में क्या होता है, ये एक सब्सटेंस होता है, ये या तो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, या तो टेम्परेचर को घटा देता है, और प्रेशर नीडेड विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। अब देखो इसका और अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। तुमने वो देखा है, चलो दो दोस्त बनाते हैं भाई, भाई एक दोस्त का नाम है सोनू, चलो स्टिकमैन बना देते हैं। एक दोस्त का नाम है मोनू। भाई सोनू मोनू क्या यार, इनकी दोस्ती बहुत तगड़ी वाली है। सोनू मोनू, इनके अंदर बहुत प्यार मोहब्बत है, बहुत प्रेम प्रीत है, बहुत लगाव है, ठीक है। इन दोनों की दोस्ती को कोई तोड़वा नहीं सकता। एंड सडनली एक तीसरा आता है, कहानी में एक तीसरा लड़का आता है, वो आता है ना नाटक में, एक तीसरा लड़का आ जाता है, आग लगा देता है उनके बीच में। इसमें भी वही हुआ, एक यहाँ पे बंदा आया, उसका नाम है हमारा चीनू। चीनू नामक बंदा आया इधर, इसने क्या किया, सोनू के कान भर दिए। क्या, सोनू के कान भर दिए, किसके खिलाफ, मोनू के खिलाफ। और मोनू के खिलाफ, मोनू के कान भर दिए सोनू के खिलाफ। और भाई इनमें फिर हो गया कलेश बुंडे वाला। क्या हो गया, कलेश हो गया बहुत तगड़े वाला। इनमें वो इसके भर रहा है, वो इसके भर रहा है, वो इसके भर रहा है, वो उसके मार रहा है, ये कह रहा है ले ले भाग। इतनी तगड़ी लड़ाई होगी भाई इनमें, तगड़ा प्रेम प्रीत से कलेश में बदल गया सारा प्रेम प्रीत, ठीक है। सोनू ने उसके चटका दिए, मोनू ने उसके सोनू के चटका दिए, ठीक है। तो बहुत तगड़ा हुआ। और ये सब हुआ किसकी वजह से, तुम बोलोगे ये जो चीनू आया था ना, चीनू नाम का बंदा, इसकी वजह से हुआ। तो देखो वो ही हुआ, दो रिएक्टेंट थे, इनमें जो है कैटलिस्ट आया, इसने जो है सोनू मोनू के बीच लड़ाई भी करवा दी, और ये कंज्यूम भी नहीं हुआ, मतलब कि इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है हमको रिएक्शन पे। पर जो है ये जो है बीच में लड़ाई में नहीं आ रहा, इसने थोड़ी लड़ाई की है, इसने तो करवाई है ना, और ये कंज्यूम भी नहीं हुआ। दैट्स इट, यही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। कैटलिस्ट का काम भी सेम होता है, वो या तो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, या रिएक्शन का टेम्परेचर लोअर कर देता है, और विदाउट बीइंग कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन, और वो कंज्यूम भी नहीं होता, यानी कि लास्ट तक बचा भी रहता है वो रिएक्शन में। ओके, आई होप तुमको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, चेंज इन स्टेट क्या होती है। देखो हम रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ना उसके पीछे सॉलिड लिक्विड गैसेस लगा देते हैं, मतलब नंबर नहीं करते, बट फिर भी लगाना हो तो तुमको लगा सकते हो। एस मतलब होता है सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब हाँ डार्क हो रहे हो, एल जी मतलब गंदे बच्चे, ठीक है। सॉलिड मतलब, एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब गैस, ओके गैशियस, ओके। एग्जाम्पल देख लो एक आधे। NH3, NH3 मतलब होता है अमोनिया, अमोनिया किसकी फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में। HCl मतलब होता है गैस। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमको मिलेगा NH4Cl। इसको हम बोलेंगे, तुम कहोगे आपने तो लिख नहीं रखा, भाई मेरे को पता है क्या होता है, देख अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, हाँ मुझे पता है राइटिंग अच्छी है, तारीफ मत करो, मतलब कर दो यार, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन तो यार तुम्हें पता होगा, सब्लिमेशन पता होगा, 9th में कुछ तो पढ़ के आए होगे यार।
मजाक कर रहा हूँ। चलो एक थ्योरी लिखी है, इसको हम पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तुमको बताया था विग्रेसली रिएक्ट करता है पानी के साथ और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। द सब्सटेंस यूज्ड फॉर, मैंने तुमको बताया था ना घर में व्हाइट वॉशिंग होती है, हाँ मेरे को याद आया, व्हाइट वॉशिंग। द सब्सटेंस वी यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग इन आवर हाउसेज इज लाइम और क्विक लाइम। क्या है वो? लाइम या क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली, ठीक है। जो घरों में वॉशिंग, वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है ना, वो सब्सटेंस हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। क्या है? CaO, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना, जब हम घर में वाइट वॉशिंग करते हैं ना, तो उस पे जो है ना चमकीली चमकीली परत जो है कुछ दिनों बाद दिखती है हमको। बेसिकली कुछ दिनों बाद इसलिए दिखती है, वो इसलिए दिखती है, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। देखो ये हमारा CaOH होल्ट वाइज जब बना था रिएक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड का, सॉरी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन हुआ था, तो हमको CaOH होल्ट वाइज बना था, ठीक है। अब जो है ये CaOH होल्ट वाइज हमारी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है ना, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लाला प्रेजेंट है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेजेंस है, ठीक है, प्रेजेंट है। तो उसके साथ अब ये रिएक्ट करेगा और हमको क्या देगा, हमें क्या पता क्या देगा, CaCO3 देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बचा हुआ पानी, ठीक है, वो निकल जाएगा। और ये जो CaCO3 है ना, ये जो है मिल्की कलर का होता है, यानी कि शाइनी अपीयरेंस CaCO3 की वजह से ही आती है, ठीक है। शाइनी अपीयरेंस लिख देता हूं मैं, शाइनी अपीयरेंस, ओके। आई होप, देखो इसको अंडरलाइन कर दिया। कैल्शियम CaOH होल्ट वाइज का, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी हवा में प्रेजेंट है या कह लो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन हुआ तो हमको मिला कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, अंडरस्टैंड। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, हाँ सभी इम्पोर्टेंट है, तुम तो यही कहोगे। सिंस सिंस अरे क्या सिंस सिंस कर रहे हो भाई, वो वाला सिंस नहीं, ये वाला सिंस है वो। Since the process gives a shiny white appearance to the wall of a house, since it called whitewashing. The calcium carbonate is actually formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to wall. देखो वही बात लिखी है इधर, जो शाइनी अपीयरेंस होती है ना वॉल पे, वो ना व्हाइट वॉशिंग के दौरान जो शाइनी अपीयरेंस होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और वो कितने दिनों बाद फॉर्म होती है? 2 या 3 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद वो फॉर्म होती है, और वो शाइनी फिनिश देती है किसको? वॉल को, ठीक है। दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई। दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या क्या बोला? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, नाम में ही आ रहा है डिकम्पोज होना, किसी चीज का क्या होना? डिकम्पोज। डिकम्पोज बेसिकली मतलब हमारे यहाँ पे डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक, स्प्लिट, ठीक है बच्चों, भाइयों बहनों, राक्षसों दानवों, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बेसिकली भाई स्प्लिट, किसी चीज का टूटना। A reaction in which single compound or a reactant decomposes or breaks to give two new or more simpler product is called decomposition reaction. क्या बोला? हमें समझ नहीं आया, अंग्रेजी है। मैं मेरे को भी नहीं आया, सुन क्या आया। देख इसमें क्या होता है, एक जो सिंगल रिएक्टेंट है ना वो डिकम्पोज होता है, यानी कि टूट जाता है अपनी छोटी छोटी सिंपलर फॉर्म्स में। किसमें? सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। सपोज करो एक ए है, रिएक्टेंट ए है, तो वो अपनी सिंपलर फॉर्म्स में डिकम्पोज हो गया, टूट गया ए और बी में, ठीक है। और ए बी सी डी है, ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गोस सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स, देखो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। व्हेन जब CaCO3 इज हीटेड डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। अरे क्या बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो? देखो सुनो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं ना, क्या करते हैं हीट, यहाँ पे हमारा कुछ कुछ सोर्स में हीट होगी, कुछ कुछ सोर्स में इलेक्ट्रिसिटी होगी, और कुछ कुछ सोर्स में हमारी लाइट भी होगी, ठीक है। हीट के सोर्सेज में, एनर्जी के सोर्सेज में बेसिकली। जो जब ये हम CaCO3 को हीट करेंगे ना, डिकम्पोज करेंगे, तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। रिएक्शन पे नजरें दौड़ाओ अपनी, और जगह तो बड़ी तेजी से दौड़ाते हो, इधर नहीं दौड़ा रहे हैं। CaCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो हमको मिलेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2, ठीक है, हीट करने के बाद, ओके।
नाउ आगे, और CaCO3 को ना भाई हम ना लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। देखो मैं इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़वा रहा हूँ यार, अगर हम इस स्पीड से चले ना तो सिलेबस कंप्लीट होने में बहुत दिक्कत आएगी, और हमको और सब्जेक्ट भी कवर अप कर रहे हैं। इसलिए तुमको अगर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो माफ़ करना, माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। हमें बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस अब कंप्लीट करना है, मतलब करवाऊंगा अच्छे से, पर वीडियोस अब जो है ना थोड़ी हल्की सी स्पीड में रहेंगी। ओके, हम थोड़ा सा फोकस अब पढ़ने पे करेंगे। वैसे भी ज़्यादा बड़ी वीडियो में डालता नहीं, छुटकी पुटकी सी डालता हूँ ताकि तुम आराम से कवर कर सको और अच्छे से। आई होप तुम्हें पढ़ाना मेरे को पसंद आया हो। नाउ इसका एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है चांद सितारे फूल शबनम सब लगा लो। क्या? चांद सितारे फूल शबनम सब कुछ। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मैं कहा इस मारे जो FeSO4 के क्रिस्टल्स है ना, देखो तुम लैब में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे क्रिस्टल मिलेंगे। किसके? किसके? फेरस सल्फेट के। फेरस सल्फेट, देखो इरेज कर दूंगा उसके बाद। फेरस सल्फेट के क्या मिलेंगे? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स, ओके। क्रिस्टल्स में क्या होता है भाई, जब ये इनका जो नेटिव कलर होता है ना, नेटिव मतलब इनका जो रियल कलर होता है ना, वो हमारा किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। किसका? ग्रीन कलर का। देखो मैंने ग्रीन कलर से इनको कर दिया है ताकि तुम्हें याद रहे। इनका जो ग्रीन कलर होता है, जब हम इसको हीट कर देंगे ना, हीट का सिंबल ये रहेगा, इसको याद रखना। इसको हम वो बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं शायद, याद नहीं भाई ओमेगा बोलते क्या बोलते हैं, तुमको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंबल को ध्यान में रख लेना। इसका मतलब होता है हीट, हीट का सिंबल है ये। देखो जब हम हीट करते हैं ना FeSO4, जो कि नेटिव इसका ग्रीन कलर होता है, तो ये टूट के एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाता है, FeSO4.XH2। देखो बाबू, ये जो .XH2 है ना, क्या? .XH2, इसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। टाइपिंग आ रही है कहीं से? एक मिनट गाइस, टाइप कहाँ से करेंगे? यहाँ पे क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो भाई ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है हमारा, डन। इसको मूव करके हम यहाँ पे कर देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे। देखो इधर दिख गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम इसको और डेप्थ में अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी तुमको डाउट आया होगा, डाउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जब किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के साथ वाटर अटैच्ड होता है ना, उसके अंदर मतलब ये जो है ना, क्रिस्टल्स को भिगाएंगे नहीं, ये बस उसमें एडेड है। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन साल्ट यूनिट। कुछ ऐसी डेफिनेशन है, और डेप्थ में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, अगले चैप्टर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बाई टूट के किस में बन जाएगा? जब हमने इसको हीट दी थी तो ये टूट के बाबू बन जाएगा FeSO4.7H2O। देखो FeSO4.7H2 होता, टूट के बन गया FeSO4 प्लस में 7H2। अब ये प्लस में आ गई इसके, ठीक है, किस में आ गई? प्लस में। देखो प्लस में आ गई है, ठीक है। अब ये होगी एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस का मतलब होता है, हाइड्रस का मतलब जिसमें पानी होता है, एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं होता, पानी इसमें से निकल गया, तो वाइट ग्रीन कलर से इसका कलर हो गया वाइट। और ये जो ग्रीन कलर है ना, ये इसकी वजह से है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। समझ रहे हो बात को? हमने सबसे पहले क्रिस्टल लिए, क्रिस्टल को हीटअप किया, हीटअप करने के बाद उसमें से पानी अलग हो गया, तो वो व्हाइट कलर का हो गया, उसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। अब जब हम इसको हीट करेंगे, हाय राम कितनी बार हीट करना है, इतना हीटअप तो उसने हमें किया था। अरे उसकी बात छोड़ो यार, इधर देखो। हाँ मानता हूँ ज़्यादा हीटअप कर रहे हैं इसमें, तो फिर ये लास्ट में हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स में टूटेगा, जिनको हम बोलेंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इनके नाम हमें क्या पता, मैं बताता हूँ भाई डार्लिंग जानू सुन। Fe2O3 का मतलब होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? वैसे तो नीचे लिखे हैं, मैं फिर भी लिख देता हूँ, फेरिक ऑक्साइड। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 का मतलब होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ रहा है? ओके। और इनका जो कलर होता है हीटअप होने के बाद, वो होता है रेड कलर का। किस कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का। ओके,
देखो कलर को ना यार याद रख लेना, सीबीएसई पूछता है यार, बच्चों की कह के मतलब बच्चों की ऐसी तैसी करके रखता है। और अब एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं decomposition reaction is the opposite of combination reaction। क्या इसने जो भी बोला है सही बोला है? मैं कहा हाँ सही बोला है। अब पूछ क्यों? जब भाई तेरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, उसमें एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे तब जाके एक रिएक्टेंट बन रहा था। इसमें डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट टूट रहा है अपनी सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, दैट्स इट। तो हम कह सकेंगे कि जो है ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी ये कहानी खत्म नहीं लाला, यहाँ पर अभी तो थोड़ा सा और है, रिएक्शन डिकम्पोजिशन बढ़ा है थोड़ा सा। सॉरी फॉर दैट। When ferrous sulfate is heated strongly, देखो लिखा है ना यहाँ पे, when ferrous sulfate is heated strongly it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। जब बाबू ये जलता है ना तो इसकी जो स्मेल होती है ना वो होती है पंजेंट स्मेल जैसी, मतलब कि ऐसा लगता है कि बर्निंग सल्फर है। क्या क्या लगता है कि बर्निंग सल्फर है, गंदी सी बास आती है, ठीक है, बर्निंग मतलब स्मेल आती है, बर्निंग ऑफ सल्फर, ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो वही रिएक्शन दोबारा है, इस पे चांद सितारे फूल शबनम में बना देता हूँ आप सभी के लिए। देखो कलाकार ही है तुम्हारी भाई, कलाकार हमारी आई में कलाकार आदमी से पढ़ रहे हो तुम, पढ़ा भी चाले का दूंगा कति। देखो होगी ना कलाकारी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो यहाँ पे देखो थ्योरी लिखी है, थ्योरी को हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी को पढ़ के हमारे जो कंसेप्ट है ना और क्लियर होंगे, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा था, आओ कंटिन्यू करते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O विच विन इज नेटिवली ग्रीन कलर का होता है। क्रिस्टल आर हीटेड एनहाइड्र टू फॉर्म फेरस sulfate anhydrous ferrous sulfate FeSO4 which is white in color, and this anhydrous ferrous sulfate decomposes to give ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide। अब आगे बढ़ते हैं भाई। एक हमारे पास ना एक और है रिएक्शन, किसका, लेड नाइट्रेट का। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और पूछो क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोल प्ले करता है। देखो जब हम लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीटअप करते हैं ना, लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीटअप करते हैं ना, तो लेड नाइट्रेट जो है पता है किस में टूटता है, लेड मोनोऑक्साइड में, PbO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ठीक है, ओके। और ये इनका कलर याद रखेंगे। लेड नाइट्रेट का जो नेटिवली कलर होता है ना वो कलरलेस होता है, लेड मोनोऑक्साइड का येलो कलर होता है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ना वो हमारी ब्राउन फ्यूम्स के साथ जलती है, ठीक है, इसके साथ ब्राउन फ्यूम्स। देखो अब रोना धोना भाई मत करना, मैं बैलेंसिंग की वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बैलेंसिंग नहीं लाऊंगा, तुम्हारे सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भाई मेरे को पता है कि तुम्हें कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं, और तुम्हारा जो नुकसान है ना वो मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, ठीक है, तुम सही प्लेटफॉर्म पे आए हो बिल्कुल। देखो ये हीट का सिंबल है, किसका सिंबल है भाई, हीट का, ओके। देखो भाई आज किसी भी हालत में ना इस चैप्टर को स्वाहा करना है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। देखो हमने लेड नाइट्रेट का जो है रिएक्शन हमने बिल्कुल अच्छे से कवर अप कर लिया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे उनको हमने कवर अप किया था। बट ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना ये तुम्हारे बैकलॉग की तरह है, यानी कि ये अमर है, खत्म ना होने वाला। तुम अभी देखो तुमको मौत कैसे आएगी मैं दिखाता हूँ। देखो अब एनर्जी के भी 3 फॉर्म्स हैं, हम 3 फॉर्म्स जो कि इसमें पढ़ेंगे, किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। एनर्जी 3 फॉर्म्स में आएगी यहाँ पर, मैंने तुमको वैसे तो पहले ही बताया था पर इनके अब रिएक्शंस भी है। जैसे एनर्जी का पहला टाइप है हीट, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा टाइप है फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली लाइट या सनलाइट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनको हम बेसिकली जो अगर रिएक्शन जो है उसमें जो है एनर्जी की फॉर्म हीट है तो हम उसको बोलेंगे क्या, थर्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे भाइयों, थर्मोलाइसिस, और बहनों भी भाई, ठीक है। और अगर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। और बेसिकली अगर वहाँ पे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हीट की जगह यहाँ पे आना था लाइट,
तो हम उसको बोलेंगे फोटोलाइसिस। क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस। ओके, नाउ अब इन पर रिएक्शंस पर हम गौर फरमाते हैं और तुमको अच्छे से याद करवाते हैं। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन, हमने बेसिकली इन सभी रिएक्शंस को देख लिया। बस एक बार तेज 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 तरार अपनी नजरें इधर दौड़ाओ और अच्छे से एक्टिव रिकॉल करेंगे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है भाई, जो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच जो है एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी होगी, इसको याद रखना है। मेन चीज़ यही है हमारी। एग्जांपल्स पे गौर फरमाइए। देखो पहला एग्जांपल वही है लाइमस्टोन का CaCO3। इसको जब हीटअप करेंगे तो ये अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, CO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देन ये इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल आता है, क्या आता है? क्रिस्टल्स। ये हमारे पास है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, जो कि अब इनमें से पानी उड़ा दिया गया है, तभी तो यहाँ पे .7H2O नहीं है, क्योंकि उसको कलरलेस बना दिया। ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है। इसको हीटअप किया तो हमको मिला Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम हीट ना लिख के यहाँ पर हम जो है ना हीट का जो है सिंबल भी लगा सकते हैं ऐसे। ओके, मैंने तुमको बताया पहले, तो याद रखा करो बातों को, थोड़ी सी रिमेंबर करा करो, ठीक है। ओके, नाउ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन था। किसका? लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट टूटेगा लेड मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। देखो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसका जो है ब्राउन फ्यूम्स करके जलती है ये, तो इसमें सवाल पूछता है और इसकी बैलेंसिंग पे भी क्वेश्चन आता है अक्सर। और ये जो लेड मोनोऑक्साइड है ये येलो कलर का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तुमको हल्का सा स्पीड में लग रहा होगा यार, मैंने तुमको ऑलरेडी ये रिएक्शंस पढ़ा दिए, इसलिए मैं जल्दी कवर अप करने के चक्कर में थोड़ी सी स्पीड बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमारा एनर्जी का माध्यम होती है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी आएगी, हमारा रिएक्शन करवाएगी। ओके, इसमें क्या है, जो हमारा H2O है वाटर, उसके से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो वो जो है ना टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में, जिससे वो बना हुआ था हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। हाइड्रोजन पे बेसिकली मैं तुम्हें चार्जेस बता देता हूँ कि कौन सी गैस पर कौन सा चार्ज होता है, ठीक है। कलर दूसरा सिलेक्ट करेंगे। हाइड्रोजन गैस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन गैस पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, अब एक और एग्जांपल आता है। देखो ये एग्जांपल जो है ना, इसके ऊपर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये सॉल्ट फैमिली को बिलोंग करता है। और ये हमारा है भी सॉल्ट। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड, नमक, टाटा का, देश का नमक, जो हम खाते हैं ना घर में, आयोडाइज सॉल्ट, वो यही होता है यार, और कुछ नहीं होता। वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये इसको जो टाटा नमक आता है ना, उसमें जो है आयोडीन भी डाल देते हैं बीमारी से बचने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे वो। और बेसिकली जब हम इसकी वो करते हैं ना, इस पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं आयोडाइज सॉल्यूशन में, नमक के पानी से इलेक्ट्रिसिटी, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं बेसिकली उसको। और डेप्थ में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। बेसिकली तुम ये समझ लो, जब NaCl को हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हैं तो ये Na और Cl में टूट जाता है। Cl मतलब होता है क्लोरीन गैस, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना भाइयों बहनों? कहीं पता चले मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ, तुम्हारे पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा, तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर से जा रहा है, और फिर बाद में तुम लतियाओगे मुझे। तो ऐसे लतियाने के काम मत करना, आराम से पढ़ लो, थोड़ा समझ लो। नहीं आए कमेंट करो, डोंट वरी, फ्री हो तुम, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अब तीसरा रिएक्शन है हमारे पास फोटोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी एनर्जी होती है ना, लाइट की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में भाइयों और बहनों? लाइट की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पूछो क्यों? मखा देख इस मारे। देखो यहाँ पे हमारे पास होता है AgCl। AgCl की एक एक्टिविटी है, तुम्हारी NCERT में मिलेगी। कहोगे तुमको भाई आपको सारी एक्टिविटीज याद कैसे है? भाई मैंने भी क्या 10th नहीं पढ़ी? मैंने भी 10th पढ़ी है यार, तो ऑब्वियस सी बातें याद होंगी। सिल्वर हैलाइड, ठीक है, जिसको हम बेसिकली AgCl बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड भी बोलते हैं, सिल्वर हैलाइड भी बोल सकते हो तुम, ज़्यादा कूल एस्थेटिक बनने के लिए। किसी को बोलो, ओए तेरे को क्लास में जाके बोलो, आपको सिल्वर किसी दोस्त से बोलो तेरे को सिल्वर हैलाइड के बारे में पता है, उसे कहेगा नहीं यार ये क्या होता है, अरे AgCl, ठीक है। ओके, ये इसको जब हम लाइट में रख देते हैं, यानी कि बेसिकली चाइना डिश में रख देते हैं, तो क्या होता है, ये टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में, Ag में और Cl में, ठीक है। Cl अगेन यहीं पे हमारी क्लोरीन गैस है, और
कलर इनका याद रखेंगे, Ag जो है सिल्वर कलर, इस ये होता है ग्रेश वाइट कलर का, और ये जो हमारा क्लोरीन गैस होती है ये येलोइश कलर की होती है, येलोइश ग्रीन कलर की, ठीक है, और इसका नेटिव कलर वाइट होता है। और ये जो रिएक्शन होते हैं हमारे, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, इसको भी याद रखेंगे। और ये जो है ना, इसको हम स्टोर करके भी उसी में रखते हैं, किसमें, एक सेकेंड, इनको हम ब्लैक बोटल्स में स्टोर करके रखते हैं। अगर हम इनको सिरामिक्स में स्टोर करके रखेंगे ना, जो कि वाइट कलर की होती है, तो भाई उसमें हो जाएगी दिक्कत। पूछो क्यों? भाई दिक्कत इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये दोबारा सनलाइट के साथ रिएक्शन कर लेंगे और फिर जो कि अच्छा नहीं होगा, इसीलिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। और सिमिलर रिएक्शन है यहाँ पे हमारा सिल्वर ब्रोमीन का, किसका, सिल्वर ब्रोमीन का, ठीक है, AgBr बोलते हैं ब्रोमीन। आई होप तुम्हें सारे रिएक्शंस के जो फॉर्मूलाज है वो तुम्हें पता हो, सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि तुमने क्लास 9 में पढ़ रखे है ये। AgBr ये पेल येलो कलर का होता है, ये भी सेम उसी में Ag और Br2 ब्रोमीन गैस में टूटता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल होती है, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल में और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये नॉन मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, और Ag हमारा ग्रेश वाइट कलर का होता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखो थ्योरी लिखी है, थ्योरी को पढ़ेंगे, जरूरी है। इन दिस रिएक्शन द वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रेश वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, सुन क्या जो भी पल्ले पड़ा है हमारे। क्या होता है इन रिएक्शन में, जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, चेंज होता है किसमें, ग्रेश वाइट में, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। किस वजह से, जब सिल्वर मेटल जो है, सिल्वर क्लोराइड ग्रेश वाइट इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जो है ना सिल्वर मेटल एक्सपोज हो जाता है, मतलब सिल्वर मेटल बन जाता है, वो AgCl से Ag बन जाता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कोज्ड बाय लाइट। क्या लिखा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कोज्ड बाय लाइट, इट मे बी सनलाइट और बल्ब लाइट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि जो रिएक्शन होता है क्या वो सनलाइट में होता है, तुम बोलोगे नहीं, बल्ब की लाइट में भी हो सकता है, क्योंकि जो लाइट का सोर्स है वो बल्ब भी हो सकता है, सनलाइट भी हो सकती है, ठीक है। और हमारा जो है थर्ड रिएक्शन, अब ये छोटे छोटे रिएक्शंस है, मतलब इनमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो है लगा लेना थोड़ा बहुत दिमाग भाइयों, बाकी याद करवाने का काम मेरा है, ठीक है, पढ़ने का काम तुम्हारा है, मेरा काम पढ़ाना है। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर नजरें दौड़ाते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भाई, इसमें ये इसको टेम्पररी, चलो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आ रिएक्शन, देखो पढ़ते हैं, आ रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। देखो भाई इसमें क्या होता है ना, देखो नाम में ही आ रहा है, in which a more क्या, in which a more, अरे पिकॉक, मोर नहीं भाई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आगे का भी तो पढ़, displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। इसमें क्या होता है, सपोज कर एक ताकतवर बंदा है, ठीक है, देख इसकी बॉडी बना देते हैं अच्छी खासी, और ये तू है और ये वो है, समझ रहे हो ना कौन, ठीक है, लो वाल भी अच्छे से कर दिया हमने। तो भाई ये जो ताकतवर बंदा है ये क्या करेगा, इसके पास क्या है, इसके पास है शक्ति, डोले शोले, तुम हो सूखे से, ठीक है, तो तुम हो लेस रिएक्टिव, तुम क्या हो, तुम हो बाबू लेस रिएक्टिव। ये क्या है, रिएक्शंस की टर्म्स में देखेंगे, ये है मोर रिएक्टिव। तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना है ना इसके साथ, इससे तुम्हें लात मार के जो है ये बाहर निकाल देगा, ये ताकतवर बंदा यानी कि मोर रिएक्टिव बंदा, और तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक कर ये खुद यहाँ पर आ जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, ये खुद तुम्हारी जगह ले लेगा, तुम्हारा स्थान ले लेगा, ओके। ये होता है इसमें जो है ताकतवर बंदा
कमजोर को लात मारकर उसका स्थान ले लेता है, ठीक है, उसको कंपाउंड से बाहर निकालता है। तुम्हारा कंपाउंड बना था ना जो इसके साथ, मोहतरमा के साथ, ये तुम्हारी जगह ये आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? देखो समझ आया होगा, तुम ऐसे ही एग्जांपल लेके समझ जाता हूँ मैं तुम्हें। अब देखो, जैसे तुम यहाँ पे तन्हा है, तुम यहाँ पे तन्हा हो गए, और हमारे रिएक्शंस में भी एक बंदा हमेशा तन्हा होता है, उसका नाम है कॉपर। क्या है? कापर। कापर, कापर नाम है उसका, ठीक है। ये जो कॉपर है ना भाई, इसको सब लात मार के निकाल देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि यार ये लेस रिएक्टिव है ना, इसीलिए। देखो, जब हम CuSO4 का रिएक्शन Fe के साथ करवाएंगे ना, तो Fe Cu को लात मार के निकाल देगा उसके कंपाउंड से, और खुद बना लेगा FeSO4, और Cu बेचारा तन्हा है, ठीक है। ये हो जाएगा Cu के साथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है? मखा देख, तेरे को ऐसे पता चलेगा। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये डिसाइड करती है कि कौन मेटल कितना शक्तिशाली होगा, कौन किसको लात मार के बाहर निकालेगा, या निकाल पाएगा या नहीं भी पाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज मूविंग टॉप टू बॉटम। इसमें क्या होता है भाई, मेटल्स को अरेंज करके रखा हुआ गया है, उनकी रिएक्टिविटी के अनुसार। जो टॉप पर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो बॉटम में है वो कम रिएक्टिव होंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को? देखो, अब रिएक्टिविटी सीरीज पर नजर दौड़ाते हैं, तुम इसको याद कर लो, क्योंकि आगे जाके रिएक्शंस में जो आएंगे ना, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। पड़ सकती है क्या? पड़ेगी भाई। इसका ये है काकू नाना चाप, आई मीन चलो ये तो निमोनिक है, इसको याद करने का। वैसे इसको देखते हैं, पोटेशियम NaCa, MgAl, ZnFePbHCuHgAgOgPu, PTI में, ठीक है। मतलब कि क्या क्या है इसमें? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। जो देखो, अब हमें कैसे पता, देखो आयरन ने कैसे लात मारी, ध्यान अब देखना, नजरें दौड़ाना अपनी, गौर फरमाना। कॉपर यहाँ पर है, कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसमें क्या है, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लात मार के भगा सकते हैं, और नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। अब आयरन को देखो, आयरन है कॉपर से ऊपर, तो आयरन जो है इजीली, जो आयरन है ना वो इजीली कॉपर को मार सकता है, बट जो है कॉपर आयरन को नहीं मार सकता या डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, बस ऐसा हो सकता है, ठीक है। समझा? रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से, ठीक है। देखो यहाँ पे थ्योरी लिखी है, अगेन थ्योरी को पढ़ेंगे। In a reactivity series, an element displaces all the element present below, but it cannot displaces the element above it. क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया? मखा मेरे को भी नहीं आया। सुन, देख, जैसे ये पोटेशियम है ना भाई, इसके पास इतनी अंधाधुंध शक्ति है कि ये जो जितने भी एलिमेंट है ना इसके नीचे प्रेजेंट, ये सबको लात मार के भगा सकता है रिएक्शन से, क्योंकि ये सबसे टॉप में और सबसे ज्यादा शक्ति है इसके पास। ये बेसिकली शक्तिमान है रिएक्टिविटी सीरीज का। क्या है? ये शक्तिमान है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति है इसके पास। शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान है ये, ओके। तो शक्तिमान जो है ये सबको उड़ा सकता है, सबको मार सकता है, पर शक्तिमान को कोई नहीं मार सकता, ठीक है। समझे बात को? और हाँ, एक एग्जांपल देखेंगे, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, ये क्वेश्चन भी आया था। जो वेजिटेबल कंपोस्ट है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है या एंडोथर्मिक का? देखो भाई, जब वेजिटेबल कंपोस्ट होता है ना, उसमें से हीट रिलीज होती है, तो बेसिकली एक्सो, हीट रिलीज तो किसका हुआ? एक्सोथर्मिक का हुआ, ठीक है। याद रखना इसको, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट रिएक्शन है एंड देन वीडियो को खत्म समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे पहले। क्वेश्चन ने क्या बोला है, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन आयरन कंटेनर? क्या हम कॉपर सल्फेट को आयरन के कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं? तो जवाब क्या है होना चाहिए कायदे से, यस या नो? बताओ। जवाब होना चाहिए नो, स्टोर नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? जस्ट बिकॉज जो हमारा कॉपर है ना, उसकी रिएक्टिविटी आयरन से जो है कम है। क्या है? कम है।
तो जब हम कॉपर CuSO4 में CuSO4 को Fe के कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे तो Fe जो है CuSO4 से रिएक्शन कर लेगा और बाद में जो है FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, जिससे जो है नुकसान पहुंच जाएगा और उलट पुलट हो जाएंगे, बेसिकली नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है और कभी भी CuSO4 को आयरन के कंटेनर में स्टोर करके मत रखना, मूर्खता होगी एक। ओके बच्चों, आगे बढ़ो। लास्ट रिएक्शन नहीं है ये, इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन और है, वो थर्ड वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी, बी खुश रहो। ठीक है, लास्ट रिएक्शन पर को देखते हैं। आसान सा रिएक्शन है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अब देखो रिएक्शन थ्योरी पढ़ते हैं। A reaction in which two compound reacts by exchange of ions between them to form two new compound is called double displacement reaction। है भाई, क्या बोल दिया। अब पहले तो कुछ कुछ आ रहा था समझ, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। मखा देख क्यों नहीं आ रहा। इसमें क्या होता है भाई, दो कंपाउंड होते हैं, उनके बीच एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। हाईलाइट द वर्ड आई कुड से, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब होता है, आयंस तुमने पढ़ी होगी ना, कैटाइन एनाइन। बेसिकली पॉजिटिव आयन उससे होती है, नेगेटिव आयंस होती है, तो उनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है। ठीक है, अब देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस होती है और दो नए कंपाउंड बन जाते हैं। इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं हम और अच्छे से समझ में आएगा, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, डुबकी लगाएंगे। देखो भाई सुनना, ये सोनू है, ये मोनू है, ये चिंटू है, सुरेश महेश है भाई। ये चिंटू पिंटू तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड नाम हो चुके हैं। नाम क्या था हमारा? ये सोनू है, ये मोनू है, ये सुरेश है, ये महेश है। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंट है, इधर भी ऐसा है इधर भी ऐसा है। वाह भाई वाह, सुरेश महेश सोनू मोनू। तो देखो क्या हुआ, सुरेश और महेश की तो बहुत अच्छी मित्रता थी, आए हाय बहुत प्यार मोहब्बत है इनमें, इनकी दोस्ती कोई तोड़ नहीं सकता। सोनू मोनू का भी सेम हाल है, इनकी दोस्ती भी कोई तोड़ नहीं सकता। इन दोनों में भी बहुत प्यार मोहब्बत है, मतलब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों का, दोनों ग्रुपों का ये हाल है। हाँ, और एक बात को ध्यान दे लो, ये दोनों आपस में एक सबको जानते हैं। ठीक है, देखो भाई अब एट द एंड क्या हुआ, एक दिन सोनू मोनू का हो गया कलेश, भिड़ गए दोनों आपस में। सोनू ने मोनू के भर दिए, मोनू ने सोनू के भर दिए, गुट दह लात खत्म कर दी। मतलब खत्म तो नहीं के, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई होगी। तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, टूट गई तगड़े वाली। अब जो है सोनू मोनू का दोस्त नहीं है, ना मोनू सोनू का दोस्त है। और उसी दिन सेम दिन सुरेश और महेश की भी लड़ाई होगी। सुरेश ने महेश के भर दिए, महेश ने सुरेश के भर दिए। वो उसकी गुद्दी पे दे रहा है, वो उसकी गुद्दी पे दे रहा है, कोई नहीं बचा। पर एट द एंड अब क्या हुआ, चारों एक दूसरे को जानते थे। तो सोनू ने महेश के साथ दोस्ती कर ली। कलर दूसरा करते ताकि कंफ्यूज ना हो। जो हमारा सोनू था उसने महेश के साथ बॉन्ड बना लिया, क्योंकि इन दोनों की, सोनू और मोनू की लड़ाई हो रही थी। तो सोनू ने महेश के साथ दोस्ती कर ली, अब इन दोनों की दोस्ती बन गई। और मोनू ने भी क्या किया, मोनू ने सुरेश के साथ दोस्ती बना ली। देखो क्या हुआ, चार लोगों की लड़ाई हुई, दो के ग्रुप थे, उन दोनों के ग्रुप टूटे एंड ग्रुप इंटरचेंज हो गए। यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इसमें भी गुट जो है चेंज हो जाते हैं, यानी कि ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं। देखो पहले सोनू मोनू थे, सुरेश महेश थे, अब क्या है, अब सोनू महेश है और मोनू सुरेश है। ये हमें दो नए ग्रुप मिले। एट द एंड जो दो नए ग्रुप मिले हैं वे फर्दर जो हमारा पुराना ग्रुप था सोनू मोनू के और सुरेश महेश के ग्रुप से ही तो मिला है। ये ऐसे थोड़ी नए पैदा हो गए हैं, ऐसा थोड़ी हुआ कि ये नए पैदा हो गए, नए जन्म इस धरती पे आ गए, पुराने ग्रुप से ही तो आया। वही होता है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जो दो हमारे नए कंपाउंड बनते हैं ना, वो ऐसे एक्सचेंज ऑफ आयन से बनते हैं। पुरानी जो दो हमारी क्या कहते हैं कंपाउंड थे वो चेंज होते हैं और नए कंपाउंड बनते हैं उन दोनों की एक्सचेंज ऑफ आयंस से। ठीक है, देखो अब
एग्जाम्पल्स पे कूदो। ए बी और सी डी था, तो अब हमारा कंपाउंड बना ए डी और बी सी। इंटरचेंज हो गया ना, ए ने डी के साथ बॉन्ड बना लिया, बी ने सी के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब तुम बोलोगे हमें कैसे पता कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वहाँ देख, यही तो बता रहा हूँ मैं तेरे को, कौन कैसे बनाएगा बॉन्ड। सपोज कर, देखो भाई, हमेशा जो जब दो कंपाउंड मिले होते हैं ना, मॉलिक्यूल होता है, उसमें एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसमें भी यही था, पॉजिटिव नेगेटिव था। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। तुम्हें ये तो पता होगा पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं, अब कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ए हमारा पॉजिटिव है, डी हमारा नेगेटिव है। ए ने डी को पकड़ लिया, बी हमारा नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, बी ने सी को पकड़ लिया। दैट्स इट। इसीलिए ये हमारा ऐसा देखने को मिलता है कुछ। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज ऑफ आयंस मिक्स मोर स्टेबल कंपाउंड। हाँ, हमको पता है जो चेंज ऑफ आयंस से कंपाउंड बनते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। BaCl2 Na2SO4। जब इनका रिएक्शन हुआ तो हमको मिला BaSO4 और NaCl, टाटा नमक भी मिला इसमें। अब देखो, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DR से लिखता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम बचे हमारा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों भाई? जब भी ये रिएक्शन होता है ना, हमेशा तय है कि जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो बनेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। जैसे वाइट प्रेसिपिटेट को बनने से कोई नहीं रोक सकता जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट हमारा बन गया, हमेशा बनेगा रिएक्शंस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन हुआ हमारा NaCl के साथ। किसके साथ हुआ? NaCl के साथ इसका रिएक्शन हुआ AgNO3 का। तो क्या हुआ? AgCl बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? देखो तुम्हारे लिए AgCl बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि Ag पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। समझे बात को? और इसमें जो NaNO3 है ना, इसका जो है प्रेसिपिटेट बनेगा। अब देखो, प्रेसिपिटेट किसका बनेगा ना, ये हमें याद रखना पड़ेगा भाई। इसमें हमको कोई नहीं बताएगा कि किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका नहीं है, हमें याद रखना ही पड़ेगा। इसमें देखो BSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा जब BSO4 CuSO4 का होगा, और इसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, रेड से कर दिया ताकि याद रहे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, दैट्स इट। ठीक है, ये सब था, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ओके, तो भाई आज हमने सारे रिएक्शंस निपटा दिए। सारे तो नहीं, एक लास्ट रिएक्शन बचा है हमारे पास, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो नीचे दिखाया है रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि अपने अंदर रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शंस को समाये हुआ है, और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कुछ भी राम कथा उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है इन सब के कंपैरेटिव में। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन लंबा था ना, रेडॉक्स भी थोड़ा सा लेंदी है। इसको अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से, और बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, और आग भी लगा दो, अच्छा हो जाएगा। जलाने वालों को जलाना है। ओके, बाय।